सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज में पढ़ना है क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पढ़ लिया था बीसीएस थ्योरी। बीसीएस थ्योरी हमारी क्लियर हो चुकी थी कंप्लीटली, ठीक है ना। अब बीसीएस थ्योरी के बाद में अब हमें आगे का कुछ पढ़ना है, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, जिसे हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग टनलिंग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द सुपर कंडक्टिंग टनलिंग। ओके, सो आप लोग 18 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है अभी, वेरी गुड। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सुपर कंडक्टिंग टनलिंग के बारे में। तो आज का हेडिंग आप लोग डाल लो पहले ही, ये मैं पेन चेंज कर लूँ सुपर कंडक्टिविटी में। ठीक है, नीचे आ जाओ और हेडिंग दो सुपर कंडक्टिंग टनलिंग। होती क्या है ये समझेंगे। पहले आप लोग हेडिंग दे लो सुपर कंडक्टिंग टनलिंग। देखो, टनलिंग का मतलब आप लोग समझते हो ना क्या होता है, सुरंगन। टनलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली सुरंगन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये सुरंगन होता क्यों है, या फिर ये सुरंगन किसका होता है, टनल कौन करता है, टनलिंग कौन करता है, ये सब चीज हम लोग समझेंगे। बट पहले आपकी मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया आई थिंक। अभी आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दूं, आप लोगों को दिखेगा नहीं वरना है। तो प्रेजेंट नाउ एंड योर एंटायर स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, देन शेयर। ओके, ठीक है, अभी आपको दिख जाएगा। क्लियर? अब आपको स्क्रीन दिख रही है पूरी पूरी, ठीक है। तो बिना स्क्रीन दिखी आप लोग कैसे देख पाओगे मैं जो लिख रहा हूँ वो। तो एक बार आप मुझे बता दो कि आपको विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा सब कुछ, फिर हम लोग दमादम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलो, अब फटाफट देख लो आप लोग, सुपर कंडक्टिंग टनलिंग के बारे में समझ लो होता क्या है। पहली बात तो टनलिंग किस चीज की होगी और कहाँ पर होगी, कैसे होगी, वो सब समझेंगे। तो इसमें क्या है, बेसिकली टनलिंग दो टाइप की हम लोग पढ़ेंगे। सबसे जो पहला टाइप होगा वो होगा क्वांटम टनलिंग फिनोमेनन, ठीक है ना। तो पहला आप लोग लिख लो क्वांटम टनलिंग फिनोमेनन। फिर हम लोग इसके बाद वाली टनलिंग पढ़ेंगे, फिनोमेना। ये क्या होती है वो समझो आप लोग। देखो, बहुत सिंपल चीज है। जैसे मान लो एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है ना। ये मान लो कोई सुपर कंडक्टर हुआ, कोई भी मान लो आप, जैसे मान लो गैलियम ऑक्साइड हुआ या फिर जो भी आप लोग अलॉय करके बनाते हो वो। और ये दूसरा सुपर कंडक्टर है। अब दो सुपर कंडक्टर को आप लोगों को चिपकाना है, सुपर कंडक्टर नंबर एक, सुपर कंडक्टर नंबर दो। सो वी हैव टू सुपर कंडक्टर्स S1 एंड S2। इन दोनों सुपर कंडक्टर्स को आप लोगों ने ज्वाइंट कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड इन द सेंस इनको चिपका दिया गोंद से। गोंद मतलब कि इनको इस ढंग से चिपका दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो हमारे पास दो सुपर कंडक्टर्स हैं, दोनों को आप लोगों ने चिपका दिया, ठीक है ना। तो अब जब दोनों को आपने चिपका दिया तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर भी सुपर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और इसके अंदर भी सुपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। दोनों सुपर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो भी सुपर इलेक्ट्रॉन्स। सुपर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं। सुपर इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है जो फोनोन के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। उस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ भी सुपर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी सुपर इलेक्ट्रॉन है। अब इनको आपने चिपकाया। अब किसके थ्रू चिपकाओगे, सपोज जब आप चिपकाते हो ना, तो जो गोंद होती है ना, गम जिससे आप चिपकाते हो, हालांकि वो गम नहीं होती है, वो एक इंसुलेटर की दीवार होती है। तो मैंने इन दोनों को चिपकाने के लिए एक थिन इंसुलेटिंग लेयर बना दी। मैं एक बहुत पतली कुचालक की दीवार बना दी, थिन इंसुलेटिंग लेयर। मैंने इस लेयर के थ्रू इसको चिपकाया है। अब ध्यान देना, S1 सुपर कंडक्टर है, S2 सुपर कंडक्टर है, दोनों में सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में दीवार है इंसुलेटर लेयर की। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स को रन करने के लिए
मतलब फ्लो होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बीच में आपने उस मीडियम को खत्म कर दिया, मतलब बीच में एक कुचालक दीवार आ चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन इस दीवार से कैसे रन करेगा, ये बताओ आप लोग। रन ही नहीं कर पाएगा और उसे फ्लो होना है। यहां पर भी एक गार्डन है, यहां पर भी एक गार्डन है। अब जो रनर होते हैं ना, जिन्हें भागना है, उसे एक गार्डन से दूसरे गार्डन में रन करना है और बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है। तो क्या किया जाए? अब उनको तो शौक चढ़ा हुआ है कि मुझे तो गार्डन में भागना है, उसके पास गार्डन चेंज करने का ऑप्शन है। तो क्या करता है कि इस इंसुलेटिंग लेयर को ना भेद के, छेद करके और घुस के अगला जगह में चला, मतलब टनलिंग करता है। कौन करेगा टनलिंग? सुपर इलेक्ट्रॉन करेगा टनलिंग। एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर में आने के लिए सुपर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? टनल कर जाते हैं। तो ये जो सिंपल तरह की टनलिंग होती है, इसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। और जब वो टनल कर जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो रन करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स रन करते हैं तो करंट फ्लो होती है। समझ में आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन्स एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर में टनल कर जाएंगे तो वो रन करेंगे, वो भागेंगे, उनके भागने से क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी। ठीक है ना? अब वो करंट दो टाइप की होती है। पहली करंट होती है डीसी करंट और एक होती है एसी करंट। इनके इस तरह के करंट के फ्लो होने के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं जोसेफसन इफेक्ट, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर डीसी करंट फ्लो होती है तो डीसी जोसेफसन इफेक्ट होता है, और अगर एसी करंट फ्लो तो एसी। अब वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। फिलहाल आप लोग पहले लिख लो कि टनलिंग क्या होती है, फिर बाद में बात करेंगे जोसेफसन इफेक्ट की। सो द मीनिंग ऑफ क्वांटम टनलिंग, तो आप लोग लिखो यहाँ पे द मीनिंग ऑफ क्वांटम टनलिंग, the meaning of quantum tunneling is to make is to make electron in a superconductor, electron in a superconductor tunnel to a second is to make electron in a superconductor tunnel to another superconductor, किसी सुपर कंडक्टर में से टनल करना टू अनादर, अनादर मतलब कोई भी दूसरा वाला, मतलब सेकंड, अनादर सुपर कंडक्टर थ्रू a thin insulating layer, through a thin insulating layer। मतलब किसी एक सुपर कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स का किसी दूसरे सुपर कंडक्टर में किसी थिन इंसुलेटिंग लेयर के थ्रू टनलिंग क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग कहलाती है, या फिर क्वांटम टनलिंग कहलाती है। फिर डायग्राम बना ही लेना आप लोग, ठीक है ना? नाउ S1 एंड S2, इस डायग्राम में समझो आप लोग क्या चीज है। S1 एंड S2 are two superconductor, are two superconductor separated by a thin oxide layer, separated by a thin ऑक्साइड लेयर। ये दोनों किसी थिन ऑक्साइड लेयर सेपरेटेड है ऑफ 20 to 30 एंगस्ट्रॉम। इस लेयर की विड्थ है ऑफ 20 to 30 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 to 30 एंगस्ट्रॉम। इतना पतला विड्थ होता है आपका, ठीक है? तो ये इस तरह का फिनोमिना आपको दिया हुआ है। अब इस इंसुलेटिंग लेयर से आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को टनल करवाना है, सुपर इलेक्ट्रॉन्स को। चलिए ठीक है, मान लो टनलिंग हो गई तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो होगी। तो जब करंट फ्लो होगी
तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा टनलिंग करेंगे, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन टनलिंग करेंगे उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे एक कर्व होता है एक्सपेरिमेंटल कर्व, जिसे बोलते हैं आईवी कर्व, करंट वोल्टेज कर्व। तो आईवी कर्व मतलब करंट वोल्टेज कर्व शोज दैट, तो जो आप लोग टनलिंग के थ्रू एक एक्सपेरिमेंटल कर्व ड्रॉ करते हैं ना, वो इस तरह का कर्व आपको मिलता है। शुरुआत में तो आप लोग जब वोल्टेज बढ़ाते हो ना, ये तो करंट है और ये वोल्टेज है। शुरू में जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कोई करंट नहीं मिलती है, यहां तक तो ये मान लो आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट आपको ढंग से दिखेगी नहीं, बट फिर यहाँ से विजिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है लाइक दिस। ठीक उसी टाइप से यहाँ से विजिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है लाइक दिस। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो होता है ना वो खाली रहता है लाइक दिस। अब ये एरिया खाली क्यों रहता है वो समझेंगे हम लोग। यहाँ पे विजिबिलिटी आपको मिलती नहीं है, हालांकि करंट बढ़ रही है बट फिर भी टनलिंग आपको मिल नहीं रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बट वो इस इंसुलेटिंग लेयर के अंदर अंदर अवेलेबल है। तो इस कर्व में कुछ चीजें शो होती है, वो आप लोग समझो पहले। ये कर्व शो क्या करता है, आई वी कर्व। तो दिस कर्व हैज टू पार्ट्स, इसमें दो पार्ट बन गए आपके। दिस कर्व हैज टू पार्ट्स, ठीक है ना। तो इस कर्व के हमारे पास दो पार्ट अवेलेबल है। दिस कर्व हैज टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट पार्ट क्या है, voltage is zero, still current is flowing। voltage is zero, still current is flowing। still current is flowing। ये पॉइंट समझेंगे पहले क्या होता है ये। is flowing through it, through it। अब समझना इस चीज को, ये क्या चीज है। आप लोगों ने यहाँ पे दो सुपर कंडक्टर कनेक्ट कर रखे हैं, इसमें सुपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। आप लोगों ने इसको वोल्टेज भी लगा रखी है। जब वोल्टेज जीरो है मतलब ये वाला फिनोमिना, तब भी करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ है। इस वाले पॉइंट को आप लोग देखो, इस वाले पॉइंट को, करंट कुछ ना कुछ आ रही है। कब आ रही है, जब वोल्टेज जीरो है तब भी करंट आ रही है। समझ में आ रहा है क्यों आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी है जो फ्लो होने के लिए। तो वोल्टेज इज जीरो स्टिल करंट इज फ्लोइंग। मतलब ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट की। यहाँ पर आप लोग चेक करो, ये मैं हाईलाइट कर दूं आप लोगों के लिए ग्रीन कलर से। इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पॉइंट की। करंट अवेलेबल है फिर भी वोल्टेज जीरो है, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। ये डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। अब दूसरा देखो, नेक्स्ट पॉइंट इस कर्व का देखो। ये वाला पॉइंट तो नॉर्मली आपको दिखता ही है कि वोल्टेज बढ़ाने में करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो इस वाले पॉइंट में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है। मेन तो ये वाला पॉइंट है जहां पे वोल्टेज जीरो है फिर भी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। और सेकंड नंबर पॉइंट क्या है हमारे पास, देयर इज फाइनाइट वोल्टेज, देयर इज finite voltage and the barrier is behaving as a restriction, and the barrier and the barrier is behaving as restriction। समझ में आया। इसका मतलब कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों ने वोल्टेज बढ़ा दी फिर भी आपको करंट नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि जो बीच का बैरियर है ना, वो इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन उत्पन्न कर देता है कि वोल्टेज के बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रॉन एक सुपर कंडक्टर से
दूसरे सुपर कंडक्टर में नहीं जा पाते। हाँ, किसी फाइनाइट वैल्यू के बाद तो जाएंगे वो, क्योंकि आपने प्रेशर इतना बढ़ा दिया उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि वो जाएंगे। बट स्टार्टिंग में ऐसा होता है कभी कभी कि ना, इधर ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। इसको समझना आप लोग कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप चेक करो, पिंक वाले पॉइंट में वोल्टेज की वैल्यू आपने बढ़ा दी, फिर भी करंट जीरो है। क्यों? क्योंकि जो आपका बैरियर है ना, वो उस समय क्या करता है, इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन उत्पन्न कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन S2 के अंदर जा ही नहीं पा रहा, या फिर S2 वाला इलेक्ट्रॉन S1 में नहीं आ पा रहा। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन अवेलेबल है जो बैरियर के द्वारा उत्पन्न किया गया है। इस तरह की चीज को अगर ऐसा फिनोमेना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड गायवार टनलिंग। इट इज कॉल्ड गायवार टनलिंग, GAIVER। ये एक साइंटिस्ट का नाम है भाई, टनलिंग। उसने इसको देखा था भाई, गायवार ने, कि वोल्टेज बढ़ा दी फिर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गायवार टनलिंग बोल सकते हैं। गायवार टनलिंग आपके अलग से आती है चीज एग्जाम में, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो कि ऐसा क्यों होता है जब वोल्टेज बढ़ा दी उसके बावजूद भी करंट फ्लो नहीं हो रही, ऐसा कौन सा रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से ये फिनोमिना शो हो रहा है कि आप लोगों ने वोल्टेज बढ़ा दी इतनी सारी फिर भी करंट अवेलेबल नहीं है। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि बिना वोल्टेज के करंट फ्लो हो रही है, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि वोल्टेज इतनी बढ़ाने पर भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसका रीजन क्या है? तो पहले वाले का रीजन आपको समझाई दिया मैंने। पहले वाले का मतलब तो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सुपर कंडक्टर के अंदर ना इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो बिना वोल्टेज के फ्लो कर जाते हैं। और कुछ ऐसे सुपर कंडक्टर होते हैं जिनमें ऐसा होता है कि आप वोल्टेज बढ़ा दोगे ना तब भी करंट नहीं बढ़ती है, बट एक स्पेसिफिक वोल्टेज के बाद में करंट बढ़ना स्टार्ट होती है, तो वो कहलाती है गायवार टनलिंग। अब गायवार टनलिंग आपके डिटेल में आती है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, गायवार टनलिंग को समझेंगे डिटेल में, क्योंकि आपके 2016 में और 2013 में डिटेल में आई हुई है, 5 नंबर 10 नंबर में, गायवार टनलिंग। एक्सप्लेन द गायवार टनलिंग। तो हम लोग गायवार टनलिंग को समझेंगे। पहले पहले बताओ, इतना आपके समझ में आया नहीं आया? गायवार टनलिंग तो भी समझेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ तो क्लियर ना टनलिंग क्या होती है, टनलिंग को कैसे कैसे हम लोग काम करेंगे, क्लियर? फिर हम लोग डिटेल में समझेंगे गायवार टनलिंग को कैसे समझते हैं, ठीक है ना? चलो, अब हेडिंग दो आप लोग, नेक्स्ट। गायवार टनलिंग, इसका हेडिंग दो आप लोग, क्या होती है ये? 2016 में आई थी ये, और 2013 में आई थी ये। तो हेडिंग दे लो 2016 2013, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है ना? अब बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं कब कब आई थी, बाकी यूनिवर्सिटी और राजस्थान में तो ये 2013 में 16 में आई थी, ठीक है? अब आगे देखो, इसमें करना कैसे, इसको समझना कैसे, तो पहले आप इसका एक रूपरेखा बना लो, फिर समझाऊंगा मैं आपको। अ थिन फिल्म ऑफ सुपर कंडक्टर, अ थिन फिल्म ऑफ superconductor is deposited on a smooth glass, is deposited on a smooth glass surface, smooth glass surface by evaporation method, by evaporation मेथड। अब ये समझो पहले करना क्या होता है। गायवार टनलिंग को समझने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटली एक काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये स्मूथ ग्लास प्लेट है, इस स्मूथ ग्लास प्लेट के ऊपर आप लोग क्या करते हो, इवोपोरेशन होता है पिघला के जमा दो, बस ये होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये स्मूथ ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट पे आपने एक सुपर कंडक्टर को चिपकाने के लिए
उस सुपर कंडक्टर को पिघला के और इसके ऊपर जमा दिया, ठीक है ना। तो सुपर कंडक्टर को पिघला के फैला दो और फैला के जमा दो, तो वो चिपक जाएगा उस ग्लास प्लेट पे। तो ये एक लेयर बन गई। चिपकने के बाद में क्या हो गया, एक लेयर बन गई। किसकी बन गई, सुपर कंडक्टर फर्स्ट की। तो पहला सुपर कंडक्टर आ चुका है, फर्स्ट सुपर कंडक्टर, जो आपने ग्लास प्लेट के ऊपर उसको पिघला के चिपका दिया। पहली चीज तो ये। द सरफेस ऑफ लेयर, अब अगला काम करते हैं हम लोग। द सरफेस ऑफ लेयर, अब वो जो आपने लेयर बनाई है ना सुपर कंडक्टर की, उसकी सरफेस पे इज कोटेड बाय एन इंसुलेटर, इज कोटेड बाय एन इंसुलेटर। अब क्या किया आपने, एक इंसुलेटर को उस फर्स्ट सुपर कंडक्टर के ऊपर चिपका दिया, मतलब कोटेड कर दिया। अब इसमें पिघला के जमाना नहीं है, इसमें सीधा चिपकाना है। ईवो पोर्शन में तो क्या करा आपने, पिघला के और लेयर बना के जमा दिया। जैसे बर्फी बनाते ना अपन लोग, क्या बोलते हैं, बेसन की बर्फी बनाते ना, तो बेसन की बर्फी की तरह आपने क्या करा, पहले उस बेसन को पिघला के और इसे थाल पे चिपका दिया, फिर बाद में वो सूख गया तो उसको काट ली बर्फी को। ऐसे काटना नहीं है इसको, बस इसको पिघला के जमा दो बस। उसको तो बोलते हैं ईवो पोर्शन मेथड। और कोटेड करना मतलब सीधा चिपका दो। जैसे अब बर्फी के ऊपर आप लोगों ने थैली चिपका दी, अब बर्फी बन गई बेसन की। बर्फी बनने के बाद आपने थैली चिपका दी, जो आता है ना पॉलीथीन, वो चिपका दी आप लोगों ने, तो उसे बोलते हैं कोटेशन, कोटेड करना। तो सेकंड काम हमने ये किया, उस सरफेस के ऊपर हमने कोटेड किया। द सरफेस ऑफ लेयर इज कोटेड बाय एन इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर ऑफ थिकनेस, इंसुलेटर ऑफ थिकनेस approximately 100 angstrom, of thickness approximately 100 angstrom। मतलब वो जो आपने बर्फी के ऊपर जो पॉलीथीन चिपकाई है ना, उसकी थिकनेस कितनी है मान लो 100 एंगस्ट्रॉम। पॉलीथीन इन द सेंस इंसुलेटिंग लेयर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बर्फी का, तो ऐसा समझ मत लेना कि रियल में बर्फी बना दी आपने, तुम्हारा बस सिर्फ तुम खा ही लो बेटे बेटे बर्फी। सपोज अ सेकेंड कोटिंग ऑफ नॉर्मल कोटेड, सपोज। अब अगला क्या करना है, इसके ऊपर आपको दूसरा सुपर कंडक्टर चिपकाना है। अब यहां मैं सुपर कंडक्टर नहीं चिपका रहा, अब मैं इसके ऊपर चिपकाऊंगा एक नॉर्मल कंडक्टर। देखते हैं क्या होता है वो। सपोज अ सेकेंड कोटिंग ऑफ, सपोज अ सेकेंड कोटिंग, अब फिर से कोटिंग करेंगे हम लोग। अब की बार किसकी करेंगे कोटिंग, सेकेंड कोटिंग ऑफ नॉर्मल मेटल, नॉर्मल सुपर कंडक्टर की, नॉर्मल कंडक्टर सॉरी, ऑफ नॉर्मल मेटल। नॉर्मल मेटल जानते हो, नॉर्मल मेटल मतलब कि नॉर्मल कंडक्टर। नॉर्मल कंडक्टर मतलब कि कंडक्टर को याद कर लो बस आप लोग, बस वाला कंडक्टर नहीं, वो चालकता वाला कंडक्टर, जिसमें क्या होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड, ठीक है ना, उसको याद करो। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, वो वाला कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था ना, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर और कंडक्टर। तो आपको बताया था नॉर्मल कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसको मैंने चिपका दिया नॉर्मल कोटिंग, और जब वो चिपकते हैं ना दोनों, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, तो जस्ट मिड में क्या होता है, फर्मी लेवल होता है। याद आ गया, तो वो याद करो, उसको चिपकाया मैंने फर्मी लेवल वाले को। तो नॉर्मल मैटर को चिपका दिया मैंने। इज मैड ऑन टॉप ऑफ, इज मैड ऑन टॉप ऑफ इंसुलेटिंग लेयर। समझ आया। अब मैंने इंसुलेटिंग लेयर के ऊपर एक नॉर्मल मेटल को चिपका दिया, है ना। एक तरह से मान लो पॉलिथीन के ऊपर मैंने कुछ और चिपका दिया, नॉर्मल मेटल, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है,
अब समझो इस चीज को, ये मैंने किया क्या, इस फिनोमिना को आप लोग ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये हमारे पास, ये लो मान लो ये सुपर कंडक्टर है, ठीक है, ये बीच में लेयर बना दो एक, ये इंसुलेटिंग लेयर है मान लो, ये क्या इंसुलेटिंग लेयर है, ठीक है, यहाँ पर आपका सुपर कंडक्टर है इस तरफ, ये सुपर कंडक्टर के पास में दो स्टेट होती है, आप लोगों को पता ही होगा वैसे, आप लोगों ने सुपर कंडक्टर इतना पढ़ लिया कि अब आपको पता होनी चाहिए कि सुपर कंडक्टर के पास में दो स्टेट होती है। एक स्टेट तो वो होती है जब सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो, जिसे बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट। एक वो स्टेट होती है जब सुपर कंडक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो, जिसे बोलते हैं नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बेसिकली कि हमारे पास दो स्टेट्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाली स्टेट तो बोल देंगे सुपर कंडक्टिंग स्टेट और ऊपर वाली बोल देंगे नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। इसको बोल दो इंसुलेटिंग लेयर। तो नीचे आ जाओ, तो ये तो मेरे पास क्या है, इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है ना, जिसमें से टनल करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट में तो मैंने, ये ग्लास प्लेट है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर मैंने क्या चिपकाया है, सुपर कंडक्टर चिपकाया हुआ है इवोपोरेशन मेथड से। फिर उस सुपर कंडक्टर के ऊपर मैंने इंसुलेटिंग लेयर चिपकाई हुई है। फिर इंसुलेटिंग लेयर के ऊपर मैंने एक नॉर्मल मेटल चिपकाया हुआ है जिसमें फर्मी लेवल वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे एक और नया डायग्राम बनाता हूँ मैं फटाफट से, ध्यान से समझना इस चीज को। ये मान लो ये नॉर्मल मेटल है जो मैंने चिपकाया हुआ है। इस नॉर्मल मेटल में आप लोग ये सब जानते हो, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। जो वैलेंस बैंड होता है ना, उसमें शुरुआत में इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें लेवल्स होते हैं, लाइक ये लेवल मान लो, ये भरे हुए लेवल है। वैलेंस बैंड कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रहता है, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली होता है, ठीक है ना। अब ये मान लो सबसे ऊपर का लेवल है वैलेंस बैंड का, जिसे फर्मी लेवल बोलते हैं, क्योंकि जिस लेवल से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड चिपके हुए रहते हैं ना, तो बीच वाला लेवल होता है जस्ट, जिसे हम बोलते हैं मान लो फर्मी लेवल। सपोज इसे बोल देता हूं मैं EF2 सेकेंड फर्मी लेवल। सपोज इसको मान लेता हूं मैं EF1। इसके भी दो पार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम, पहले एक को डायग्राम बना लो पूरा, फिर आप लोग को समझाऊंगा, अभी आप लोग कंफ्यूज जाओगे वरना, ठीक है। डायग्राम को बना लो फिर समझाऊंगा मैं आपको। इसको ऐसे बना लो इस तरीके से। तो ये जो स्क्वायर बॉक्सेस मिल रहे हैं ना आपको, ये स्क्वायर बॉक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट को दर्शाएंगे। और ये जो ग्रीन कलर में लाइन बनाऊंगा ना मैं, ये वाली लाइंस, ये आपको सुपर कंडक्टिंग स्टेट को दर्शाएगी। अब इसको ना एक बार समझेंगे, फिर आपको, इसको मैं लिख दूं पहले नॉर्मल कंडक्टर। ये तो क्या है, नॉर्मल कंडक्टर है जिसमें नॉर्मल फर्मी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है ना। और ये जो बनाया मैंने, ये क्या है, ये सुपर कंडक्टर है, और बीच में क्या है, इंसुलेटिंग लेयर है, ठीक है। अब एक बार इसको समझते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे इसको देखेंगे क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, आप लोग को समझो। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द मेटल स्टेट। इस वाली मेटल स्टेट से, मतलब नॉर्मल कंडक्टर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं, मतलब कैथोड एनोड। यहाँ पे लिखो आप लोग इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द मेटल स्टेट। मान लो इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दी मैंने मेटल स्टेट से, ठीक है ना। द पोटेंशियल इंक्रीजेज ग्रेजुअली।
फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड के थ्रू पोटेंशियल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, नाउ द पोटेंशियल increases gradually अब जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे ना, फर्मी लेवल ऊपर सरकेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल बढ़ाने पे ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। जो अपर मोस्ट लेवल है ना, फिलिंग जो सबसे ऊपर वाला भरा हुआ लेवल है, वो भी धीरे धीरे ऊपर सरकेगा। तो पहले मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था सबसे ऊपर, अब जैसे आपने बढ़ाया पोटेंशियल तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो अपर मोस्ट लेवल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया सपोज। सो इससे क्या हो जाएगा, द राइज द फर्मी लेवल ऑन द राइट साइड, द पोटेंशियल increases gradually which rise the Fermi level, which rise the Fermi level। इससे क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ने से फर्मी लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। राइज द फर्मी लेवल ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड, राइट मतलब कि जहां पर कंडक्टर है ना वो वाला, ऑन द राइट साइड मतलब इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ, जिस साइड पर नॉर्मल कंडक्टर अवेलेबल है, उस साइड पर धीरे धीरे फर्मी लेवल ऊपर सरकेगा, ठीक है ना। ऑन द राइट साइड there is no current, still a certain voltage Vc, there is no current, there is no current। मैं आपको बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूँ ये, बट आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में। there is no current, still a certain voltage। यहाँ पर मान लो हमने इस लेवल तक बढ़ा दिया, सपोज यहाँ पर Vc वोल्टेज है, जब तक आपका वोल्टेज Vc तक नहीं आएगा, मतलब जब तक लेवल इस व्हाइट वाले लेवल तक नहीं आ जाएगा ना आपका फर्मी लेवल, तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगी। उसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों नहीं होगी। इस व्हाइट वाले लेवल तक आ जाओ जब तक, तब तक आपकी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। देयर इज नो करंट स्टिल a certain voltage Vc, still a certain voltage Vc, that is called critical voltage। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्ड क्रिटिकल वोल्टेज। जब तक क्रिटिकल वोल्टेज के बराबर आप लोग नहीं आ जाओगे तब तक काम नहीं बनेगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वोल्टेज। is applied, is to be applied, is to be applied। जब तक आप लोग Vc वोल्टेज तक नहीं आ जाओगे तब तक करंट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, उसका रीजन ये है कि ना इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए कोई ब्लैंक स्पेस नहीं मिलेगा। ये होता ही है बेसिकली, ये बीच वाला लेवल आपका ये कहलाता है, बीच वाला लेवल ये वाला। अब मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा दूं, पिंक कलर ले लो। इस वाली बात कर रहा हूं मैं, इस वाले लेवल की बात कर रहा हूं। यहां तक Vc है, इसके नीचे सारे लेवल्स भरे हुए रहते हैं, इसके नीचे सारे लेवल्स भरे हुए रहते हैं और इसके ऊपर सारे लेवल खाली होते हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन जो है ना इस यहां तक रहेगा तो वो यहाँ पे टनल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल भरा हुआ है। फिर जब यहाँ पे आओगे तब भी नहीं करेगा क्योंकि लेवल भरा हुआ है। बट जैसे आप लोग Vc पे पहुंच जाओगे ना, तो Vc के जस्ट ऊपर की लेवल सुपर कंडक्टर के अंदर खाली रहते हैं। तो नॉर्मल कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन सुपर कंडक्टर में टनल कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें वहां पे खाली लेवल मिल रहा है, इसलिए वो टनल कर जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने वोल्टेज Vc से कम रखा तो फर्मी लेवल नीचे रहेगा, और अगर नीचे रहेगा तो नीचे वो टनलिंग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे लेवल्स भरे हुए हैं सारे। ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही है आपको, खड़ी खड़ी रेखाएं, वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस आपको कंप्लीट भरे हुए लेवल को शो कर रही है। और जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको ऊपर ग्रीन
ब्लू कलर में, आसमानी कलर में, वो सारे खाली लेवल्स हैं। तो जब VC के ऊपर जाओगे तो खाली लेवल्स मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन टनल कर जाएंगे और करंट फ्लो हो जाएगी। बट VC के नीचे रहोगे तो भरे हुए लेवल्स आपको मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे वहां तक, टनलिंग नहीं कर पाएंगे वो, और टनलिंग नहीं करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो रीजन इतना सा है बस कि VC से कम वोल्टेज में, इधर आ जाओ नीचे, अब आप ये रीजन में लिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग लिखना इस चीज को, कि अगर आपने ये जो वोल्टेज है VC से कम रखा तब तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। बट जैसे आप लोग VC के ऊपर ले जाओगे वोल्टेज को, फर्मी लेवल ऊपर पहुंच गया, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन करेंगे और करंट धीरे धीरे फ्लो हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना, जिसे क्रिटिकल वोल्टेज बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ तक तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, फिर यहाँ के बाद से एकदम से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आफ्टर VC करंट इंक्रीजेस, आफ्टर VC as we increase V, as we increase V, I also increases। बस VC के बाद अगर आप लोग वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ना तो करंट का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको रीजन समझने के लिए इसको तो आप ले दो फिगर नंबर 2 नाम। और ये ऐसा क्यों होता है, जो मैंने आपको बोला ना, खाली लेवल भरे लेवल, ये सब लिखाना पड़ेगा मुझे आपको। इसको नाम दो फिगर नंबर फर्स्ट। फिगर नंबर फर्स्ट में केवल एक डेंसिटी लेवल डायग्राम है, इसमें बस इसे संकेत के रूप में शो किया गया है बेसिकली कि एनर्जी अवेलेबल है, एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, बस ये आपका फिगर नंबर 1 है। तो वो तो डेंसिटी डायग्राम कहलाता है, जिसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए वो दिखा रखा है। और जो फिगर नंबर 2 है वो इसका एक्सपेरिमेंटल कर्व है, जिसमें आपको दिखा रखा है वोल्टेज कैसे बढ़ती है करंट के थ्रू। तो रीजन लिख लो कि ऐसा क्यों होता है। द फिगर नंबर फर्स्ट, figure number first denotes density of states, denotes density of states, denotes density of states varies energy for superconductor, ठीक है ना। और जो ये बताएगा कि किस तरीके से वेरी करती है, फॉर वेरीज एनर्जी फॉर सुपरकंडक्टर, और ये शो करेगा शोज वेरिएशन ऑफ एनर्जी फॉर सुपरकंडक्टर, ऐसे लिख लो, शोज, डायग्राम क्या शो करता है, शोज वेरिएशन ऑफ एनर्जी फॉर सुपरकंडक्टर कोमा ऑक्साइड लेयर, सुपरकंडक्टर कोमा ऑक्साइड लेयर मतलब इंसुलेटिंग लेयर, ऑक्साइड लेयर मतलब इंसुलेटिंग लेयर, एंड नॉर्मल कंडक्टर या फिर नॉर्मल मैटर, जो भी आप बोल दो, दो तीनों अवेलेबल है ना उसके अंदर। देखो पहले डायग्राम के अंदर इंसुलेटर सुपर कंडक्टर भी है, ये ऑक्साइड लेयर भी है मतलब इंसुलेटिंग लेयर भी है, और नॉर्मल कंडक्टर भी है। इनमें आपको एनर्जी दिखा रहा है वो, मतलब कि नीचे कम एनर्जी ऊपर ज्यादा एनर्जी, तो डेंसिटी स्टेट डायग्राम कहलाता है जो एनर्जी में दिखाता है वेरिएशन, ठीक है ना। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे काम हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना। जो भी हो रहा है सब कहाँ हो रहा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे काम हो रहा है, ठीक है ना। इन नॉर्मल कंडक्टर, इन नॉर्मल कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप टू फर्मी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप टू फर्मी लेवल, फर्मी लेवल तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। और ये बात आप लोग जानते भी हो, जो अपर मोस्ट लेवल होता है ना, अपर मोस्ट फिलिंग लेवल, उसे फर्मी लेवल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप टू फर्मी लेवल EF2, और उसका नाम क्या दिया हुआ है मैंने, EF2 दिया हुआ है।
ठीक है ना। इन द सुपर कंडक्टिंग पार्ट, इन द, इसको तो कर दो फुल स्टॉप, इन द सुपर कंडक्टिंग पार्ट मतलब जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, उसमें फर्मी लेवल इज इन द मिडिल ऑफ द बैंड गैप, फर्मी लेवल इज इन द मिडिल ऑफ द बैंड गैप। बैंड गैप जानते हो ना, वो गैप जो सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर को अलग अलग करता है। इधर देख लो, ऊपर आके, ऊपर आ जाओ, ये वाला, ये बैंड गैप मान लो, यहाँ मान लेते हैं हम लोग EF1, जस्ट मिडिल में मान लो फर्मी लेवल, EF1 यहाँ पर अवेलेबल है और EF2 वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, सुपर कंडक्टर के अंदर हमारे पास फर्मी लेवल कहाँ पर है, बैंड गैप के मिडिल में। ठीक है, सपोज अ वोल्टेज अप्लाइड, आपने कुछ वोल्टेज अप्लाई करी, सपोज अ वोल्टेज अप्लाइड, सपोज अ वोल्टेज अप्लाइड, सो फर्मी एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। अब धीरे धीरे फर्मी बढ़ेगी, सो फर्मी एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। ठीक है ना, तो मैं यहां लिखता हूं शॉर्ट में, सो EF2 इंक्रीजेस एंड rise up to energy E1 and rise up to energy E1। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा मेरे को E1 क्या चीज है। तो एनर्जी E1 जो है ना, ये ऊपर वाला लेवल है। E1 देखो कहां पर है, ये EF2 बढ़ता 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 कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा, ये है E1। कलर चेंज नहीं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये आपका E1 है। तो जब तक ये E1 के ऊपर नहीं पहुंच जाएगा EF2, तब तक इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं आ पाएंगे। सो EF2 राइज अप टू E1, तो ये E1 तक पहुंच जाएगा आपका EF2। तो राइज अप टू E1, so electrons cannot move flow from right to left, so electron cannot move from, electron cannot move from right to left, right to left, because there is no available energy states, because there is no available energy states up to E1, अप टू E1 मतलब E1 तक कोई भी एनर्जी स्टेट, E1 के ऊपर खाली है बट E1 तक कोई अवेलेबल नहीं है एनर्जी स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं वहां तक। ठीक है ना, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टनल, तो इलेक्ट्रॉन टनल भी नहीं करेगा। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टनल, अब जब वहां पे उसको एनर्जी लेवल ही नहीं मिलेगा खाली, तो टनलिंग भी क्यों करेगा वो। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टनल एंड करंट इज नॉट फ्लोइंग, एंड करंट इज नॉट फ्लोइंग, और जब इलेक्ट्रॉन टनल नहीं करेगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगी उसकी। ठीक है, व्हेन वोल्टेज फर्दर इंक्रीजेस, अब उसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो, व्हेन वोल्टेज फर्दर
इंक्रीजेस। अब अगर मान लो इसके ऊपर आप बढ़ाते हो वोल्टेज, इंक्रीज करते हो, देन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिस्ट फ्रॉम, देन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिस्ट फ्रॉम, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करेंगे भाई, देन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिस्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, एंड करंट इंक्रीजेस, एंड करंट इंक्रीजेस। बस अब उसके बाद से करंट बढ़ने लग जाएगी राइट टू लेफ्ट। जैसे आप वीसीसी ऊपर जाओगे तो करंट फ्लो लग जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट में जाएंगे। बस अब इधर आ जाओ, एक बार फटाफट से इसको एक बार देख लो, फिर मैं ऊपर वापस समझा दूं आप लोगों को करना क्या है। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल चीज है। टनलिंग के अंदर यहाँ पर आप लोग आओगे तो यहाँ पर आ जाओ, तो इस ट्राइग्राम में आप देखो, अगर E1 से नीचे नीचे आप रहोगे तब तो खाली स्टेट मिलेगी नहीं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है सुपर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो सुपर इलेक्ट्रॉन्स अपना खुद का फिनोमेना रखते हैं, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएंगे उस स्टेट के अंदर। सुपर इलेक्ट्रॉन्स में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे आके, तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स को आने की जगह नहीं मिलेगी। बट आप लोग जब यहाँ पर बढ़ाओगे टेम्परेचर, वोल्टेज बढ़ाओगे धीरे धीरे, तो वोल्टेज इतना कर दो कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो VC वोल्टेज से ऊपर निकल जाए, मतलब कि इस E1 लेवल से ऊपर निकल जाए, बिकॉज E1 लेवल के ऊपर नॉर्मल कंडक्टिंग लेवल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ये सब लेवल्स नॉर्मल कंडक्टिंग लेवल होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडक्टिंग लेवल्स में आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर VC से ऊपर पहुंच जाओगे इलेक्ट्रॉन को लेके तो वो यहाँ पे टनल कर जाएगा, तो वो यहाँ पे जब आ जाएगा तो वो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। बट इससे नीचे उसको लेवल्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज VC से नीचे अगर वो आएगा तो इन सभी जगह पे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इन सभी जगह लेवल्स भरे हुए हैं सुपर इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि उससे ऊपर जाओगे लेवल को पार करके तो ही आपको मिल पाएगा लेवल। बस सीधी सी बात है, और कुछ बात नहीं है कि और तो बताओ क्या है, और तो क्या ही बताऊं मैं, तुम्हारे कमेंट पढ़ लेता हूं मैं। हाँ रुको एक बार,